हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था नन्हा सा कर्सरी ग्लैंस से देखेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि 9th और 10th क्लास के बच्चे बोल रहे थे कि मैडम आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे प्रोसीड नहीं किया, उसको बता दीजिए। तो चलिए वही पढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आप पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है 11th 12th जेई और नीट वाले बच्चों के लिए। 11th 12th के लिए तो बेसिक्स पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जब बेसिक्स क्लियर करोगे तभी बड़े सवाल कर पाओगे। एडवांस लेवल के नीट का लेवल बहुत कम होता है, आप थोड़े थोड़े बेसिक्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके नीट आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन एडवांस में आपको एडिशनल सिलेबस भी आना चाहिए और माइनर छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन किस तरीके से काम करेगा। केमिस्ट्री इज जस्ट अ लैंग्वेज माय डियर किड्स, सो यू हैव टू लर्न अबाउट द concept बेसिक concepts ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को समझना है ना, लैंग्वेज को समझना है केमिस्ट्री की एक्चुअल में है क्या। तो जब आप इन वीडियोस को फॉलो करोगे, छोटे छोटे कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़ोगे, उनको नोट करोगे और फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजीली केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। ऑर्गेनिक का 60% पार्ट होता है आपके सिलेबस का। करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट। तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से एटम का हिस्ट्री बनी पूरी, किस किस तरीके से एटम का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या क्या डिस्कवरी की। जरा सा कर्सरी ग्लेंस से इसको ढंग से सुन लो। सबसे पहले क्या हुआ था, सर डॉल्टन आए थे, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने क्या कहा था कि एटम इज मेड अप ऑफ, नहीं, एटम इज इनडिविजिबल। उन्होंने कहा था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट यही आगे चल के डॉल्टन साहब का ड्रॉबैक बना, जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। तो वैसे तो एटम 35 स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, टाइनी से, लेकिन फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो वहां पर क्या हुआ, जे थॉमसन साहब ने 1897 में सबसे पहले कैथोड रेस की डिस्कवरी करके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी और बोला कि भैया जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये आप देख चुके हो। उसी डिस्चार्ज ट्यूब को गोल्डस्टीन साहब ने उन्हीं के साथ साथ में एक्सपेरिमेंट करते हुए यूज किया और उसका अपोजिट एक्सपेरिमेंट करके केनाल रेस की डिस्कवरी कर दी। उन्होंने ये नहीं बोला कि केनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, बस। गोल्डस्टीन साहब ने तो बेटा डिस्कवरी करी किसकी, केनाल रेस की। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्टों के दिमाग में हलचल मच गई, केनाल रेस की डिस्कवरी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, थॉमसन साहब ने 1904 में एटम का स्ट्रक्चर भी दे दिया, है ना। उसे क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल। तो क्या दिया उन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब ये प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उसके ऊपर जैसे हलवा होता है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और जो नीचे है वो क्या है, बेस है पुडिंग का, पॉजिटिव पार्टिकल है। तो इस तरीके का थॉमसन मॉडल दिया था 1904 में। और उसके बाद उनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिल गया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए, और वो अपना नोबेल प्राइज एंजॉय करने के लिए चले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, 1911 में रदरफोर्ड साहब ने क्या किया बेटा, इस तरीके से अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिया। उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि ये एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, और उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। और जब अरेंजमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया तो वो सर हेनरी बेकुरेल साहब की स्टडी को आगे प्रोसीड कर रहे थे, जे थॉमसन साहब के साथ ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
रेडियो एक्टिविटी पर, अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स जो भी होते हैं उनके ऊपर स्कैटरिंग पर काम करे। तो अचानक जब उन्होंने देखा, उनके दिमाग में आया, उसी से उन्होंने हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग किसके ऊपर करी, बहुत सारे मेटल्स के ऊपर करी, मेटल की शीट बनाकर करी। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि कौन सी वाली मेटल सबसे ज्यादा थिन शीट बना सकती है। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सी है, गोल्ड। तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल की इतनी पतली शीट बनाई, क्योंकि उससे ज्यादा मेलिएबल है। मेलिएबिलिटी क्या होता है, आप किसी चीज को हथौड़े से बार बार हैमरिंग 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 करोगे तो वो क्या होता है, वो शीट में कन्वर्ट हो गई। तो दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी ऑफ द मेटल। तो जो था हमारा क्या, गोल्ड का मेटल, तो इट वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड, और बहुत ही पतली थिन शीट बनाई गई, और उसके ऊपर करी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग। में अल्फा पार्टिकल्स बोल रही हूँ, एटम नहीं बोल रही हूँ। पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था बेटा जेई में, इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो ये 9th क्लास का लेवल है, 9th पे पढ़ी कि किसी किसी स्कूल में तो साइड बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर 7th क्लास में चला दिया गया है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि जेई में पूछी जाती है। तो क्या सवाल पूछा था, जो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या आया था, कब आया था, देखिए 2002 में स्क्रीनिंग में आया हुआ है हालांकि, लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए। अगर आप यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हिच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम यूज एज अ बीम ऑफ। ठीक है, देखो बीटा पर तो बच्चा कोई करने वाला है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अल्फा ही हुआ था, और ये गामा पर भी कोई करने वाला नहीं। तो दो ये जो ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, helium atoms which impinged on a metal foil and got scattered, scattering भी हुई थी, सब कुछ हुआ था। हीलियम न्यूक्लियाई, ये डिफरेंस है इसके अंदर। हीलियम एटम क्या होता है, तो एटम को समझिए, एटम क्या होता है आपको पता है ना, एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और क्या होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पार्टिकल की बम्बार्डिंग करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या बम्बार्डिंग करी, हीलियम न्यूक्लियाई, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, He2+ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियस की बम्बार्डिंग हुई थी, और नोबल मेटल गोल्ड की थिन शीट के ऊपर। और गोल्ड ही क्यों लिया है पूछेंगे तो आप बोलोगे बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल। वही एक ऐसी मेटल है जिसकी पतली से पतली बिल्कुल शीट बन सकती है। सो ही टुक दिस। ऐसा नहीं है कि उठाया और उनके दिमाग में कहीं भगवान आ गए, चमत्कार हो गया, उन्होंने गोल्ड नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले उन्होंने और भी मेटल्स ली होंगी बेटा, एल्यूमिनियम मेटल ली होगी, जितनी मेटल्स उनके टाइम में नोन थी सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। उसके बाद जब उन्होंने देखा होगा कि गोल्ड में सबसे अच्छा आया, फिर उसको फिर रिपीट किया होगा। तो थोड़ा टाइम लगता है रिसर्च करने में। हम तो सिर्फ ये क्या पढ़ते हैं कि ऐसा किया था ऐसा किया था, जो भी काम होता है वो हमारे लिए नन्ना सा बन जाता है। देखो ये वीडियो कितने में पूरी हो जाएगी, 20 से 25 मिनट में उनका सारा काम बाइंड अप हो जाएगा। बट उन्होंने कितना दिमाग लगाया था, कितना मेहनत की थी, और कितने वो हर दिन नाकामयाब भी होते होंगे। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च का एक्सपीरियंस तो मुझे भैया बहुत है। क्यों, दिन भर क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, केमिस्ट्री में जाके वहां बैठे रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, लेकिन रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं होता। बड़ा उदास हो जाता है आदमी। कभी कभी तो लगता है कि अब छोड़ ही दो, करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस क्या होता है, कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। उसके बाद क्या होता है, आदमी फिर दोबारा से काम शुरू करता है। तो बड़ी ज्यादा जद्दोजहद लगी रहती है। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने, इतने महान महान आत्माओं ने कितने बड़े बड़े काम किए। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़ा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतने हाई लेवल तक जाओगे। सोच ही छोटी रखोगे, मर्सिडीज में घूमना है, छोटी सी सोच है, इससे कहीं सक्सेस नहीं मिलेगी। तो देखो क्या काम किया होगा रदरफोर्ड साहब ने। चलिए कैसे उन्होंने किया था हम उसको देखते हैं। देखो बेटा ये है अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट, मतलब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। ये है गोल्ड की फॉइल, इतना ज्यादा और उसको पतला किया हुआ है, इतना ज्यादा थिन किया हुआ है, और ये आपको साफ साफ इस तरीके से गोल्ड का एटम दिख रहा है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी। ठीक है, तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग, ये आए अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान से देखिए। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, किस तरीके से जा रहे हैं अभी कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे जाएंगे देखिए, अब आप देखिए, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ से देखते रहो, बहुत सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, बहुत सारे, जिसमें जितने पार्टिकल्स बात कर रहे हैं बिल्कुल सीधे जा रहे हैं।
ये जो बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे गए ना बेटा, बिल्कुल पास हो गए, इसके पेनिट्रेट करते हुए चले गए। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, इनसे ये कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड साहब ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, और उस एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, खोखला है वो एटम। ठीक है, अब चलो पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या क्या हुआ, उन्होंने ये तो पोस्टुलेट बन गया रदरफोर्ड साहब का। फिर क्या हुआ, चलो सीधे वालों ने तो बता दिया भैया खाली जगह है, बहुत सारा खोखला है एटम। उसके बाद जो थोड़ा सा डेविएट हो रहा है पार्टिकल, जब ये जा रहा है तो ये पार्टिकल डेविएट हो रहा है, देखो इस तरफ डेविएट हो गया, कुछ पार्टिकल इस तरह डेविएट हो गया, जो डेविएट हो रहा है न्यूक्लियस के पास जाके नन्ना सा ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, उसके पास जाके डेविएट हो रहा है, देखिए। तो उससे क्या मालूम चला, उससे ये मालूम चला कि इसके अंदर, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो, और वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फराडे साहब के हिसाब से क्या है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में बताया था कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब आप जब इसके अंदर पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो येलो पार्टिकल बीच में बना हुआ है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो अल्फा पार्टिकल्स इस हार्ड बिल्कुल नन्हे से, जो अंदर बहुत हल्का सा मास है, उससे जो टकरा, मतलब कि जो डेविएट हो रहे हैं उसके पास जाने से, उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और उससे उसके जैसे पास जा रहे हैं तो वो डेविएट हो जा रहे हैं दूसरी तरफ, रिपेल कर रहे हैं। इससे ये मालूम चला कि उन्होंने कंक्लूड किया कि ये देयर इज अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिव मास, इसके अंदर कोई डेंस भी नहीं, पॉजिटिव मास है। इनसे मालूम चला कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है या पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, कोई रीबाउंस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कितने सारे हजारों लाखों पार्टिकल्स में से केवल एक या दो पार्टिकल्स क्या हुए, रिबाउंस हुए। रिबाउंस मतलब इस येलो पार्ट से टकरा के वापस हुए। तो उन्हीं पार्टिकल को जब देखो, कितना पेशेंस रखना पड़ता है रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया होगा, वहां जब उस पार्टिकल को देखा, लगातार देखते गए देखते गए देखते, कब आएगा ये पार्टिकल जो रिबाउंस होके चला जाएगा। उसे ये मालूम चला कि भैया ये रिबाउंस होके तो जा रहा है, लेकिन इतने सारे पार्टिकल्स में, हजारों लाखों पार्टिकल्स में केवल एक ही अल्फा का पार्टिकल रिबाउंस हो रहा है। पर बार बार उसको देखा तो रिप्रोड्यूसिबल आंसर आया बेटा। रिप्रोड्यूसिबल मतलब सेम आंसर बार बार आया। तो उन्होंने उससे कंक्लूड किया कि भैया इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड है, बहुत डेंस है, बहुत हार्ड पार्टिकल है, जो कि बिल्कुल बीच में है, और बहुत उसके अलावा जो स्पेस है सारा का सारा खोखला पार्ट है। यानी कि उन्होंने क्या किया, बोला कि जो पॉजिटिव पार्टी पार्ट है ना, वो इस न्यूक्लियस के अंदर है, और वो क्या बन गए, फादर ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब ने फादर ऑफ न्यूक्लियस बन गए। इसी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते ही एक नई टाइप की केमिस्ट्री की डिस्कवरी हो गई, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो आज की डेट में आप पढ़ते हो। एटम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अगर दिल्ली में एटम बॉम्ब हो जाए तो पता नहीं उत्तराखंड तक सारे ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो एटम बॉम्ब जो बनाए थे ऑटो हन साहब ने, जो सबसे पहले एटम बॉम्ब बनाया था, उस एटम बम को मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डिस्कवरी हो गई, तो इसलिए रदरफोर्ड साहब को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो अब दो टाइप की केमिस्ट्री हो गई बेटा, एक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, डेली की लाइफ में देखते हैं, क्या हुआ, ये एटम बन गया, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, इसको पानी में डालो तो ये बन जाएगा। दिस इज ऑल केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और अब जो न्यूक्लियस की वजह से केमिस्ट्री बनेगी रदरफोर्ड साहब की डिस्कवरी के बाद, उसे बोलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि सन में होती है। सन में होती है, सन में एक पार्टिकल होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। तो ये आइसोटोप क्या है, अब इसकी डिस्कवरी हुई। इसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने के बाद, रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देने के बाद ओशियन ऑफ रिसर्च बन गया केमिस्ट्री, है ना। तो फर्दर क्या हुआ, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ था, रदरफोर्ड साहब ने ये बता दिया कि जो गोल्डस्टीन साहब ने कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी, वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। उनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, और रदर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट भी चला गया किसको, रदरफोर्ड साहब को। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन हो गए, रदरफोर्ड साहब, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन हो गए, रदरफोर्ड साहब, है ना। तो ये चीज, और पहला जो नोबेल प्राइज था
वो मैडम क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिले थे डिस्कवरी करने के लिए। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज जो था रदरफोर्ड साहब ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेक्यूरेल ने, तो 4-5 साइंटिस्टों को उनको शेयर्ड में मिला था नोबेल प्राइज, सोचो, है ना? तो कितनी महान-महान आत्माएँ हुई हैं इस संसार में। अब देखिए बेटा आइसोटोप्स की बात करते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। चलिए बेटा बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? ये हाइड्रोजन 1 एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ये 1 क्या है बेटा? स्टेबल है। देखिए स्टेबल है। जो हाइड्रोजन हमारे चारों तरफ रहता है वो कौन सा हाइड्रोजन है? नॉर्मल हाइड्रोजन है। जिसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है 1H1, मतलब एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन। इसका नाम है प्रोटियम। ठीक है। और ये नेचर में कितना मिलता है? देखो कितना मिलता है नेचर में, 99.9885। मतलब ज्यादा जो परसेंटेज है हाइड्रोजन की वो है उसके आइसोटोप्स में प्रोटियम की। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो वो क्या क्या है देखें जरा। दूसरा आइसोटोप क्या है बेटा? ड्यूटेरियम। वो कैसे बनेगा आइसोटोप? एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब देखिए मैं यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब सिंबल क्या बन गया इसका? 1H2। देखिए एटॉमिक नंबर तो वही रहा 1, लेकिन मास नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये है ड्यूटेरियम जो सन में प्रेजेंट होता है और जिसमें जो ऐसे ही दो ड्यूटेरियम एटम्स मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, मतलब फ्यूज करते हैं, दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं। इसकी वजह से ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है, सन्स एनर्जी जिसको बोलते हैं, और हीलियम मॉलिक्यूल बनता है। तो वही ट्रेमेंडस एनर्जी जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद निकलती है ड्यूटेरियम एटम के, वही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? हाँ, जो सरफे अर्थ में एनर्जी है उसके लिए। उसका 1% केवल हमारे अर्थ तक पहुंचता है, हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, एंड सन हैज ड्यूटेरियम एटम, मतलब हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है। ठीक है। अब इसके अंदर एक और न्यूट्रॉन डालते हैं। देखो बेटा अब क्या बन गया सिंबल? मास नंबर कितना हो गया? 3, जो कि बहुत अनस्टेबल है। देखो दे आर मूविंग हेयर एंड देयर, इट इज नॉट दैट मच स्टेबल। ये बहुत कम मिलता है, abundant, बहुत कम ट्रेसेस में मिलता है। abundance अगर आप इसकी देखेंगे तो कितनी मिलेगी? ट्रेसेस में बहुत कम, ना के बराबर, है ना। तो ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो इनका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का जेई की में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो पहले ये बेसिक चीजें हैं, है ना। बचपन से, मतलब 9th क्लास से आप अगर ये सब चीजें सीखोगे तो फिर आगे इनका यूज करोगे। ऐसे देखो पीरियोडिक टेबल में दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास? हीलियम। देखो बेटा अब हीलियम के आइसोटोप क्या है? देखिए 2He4। 4 क्या है? 4 क्या है इसका? एटॉमिक मास है ना। देखो दो दो न्यूट्रॉन है, देखो हटा दो, है ना। अब देखो मैं हटाती हूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसके अंदर 2 प्रोटॉन प्रोटॉन कर दोगे तो हीलियम का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 2He2 हो जाएगा, जो कि बहुत अनस्टेबल है। इट इज ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर। नाउ पुट वन न्यूट्रॉन इनसाइड इट, नाउ इट बिकम्स स्टेबल, है ना। हीलियम का एक आइसोटोप आ गया जो कि 2He3 की फॉर्म में है। ठीक है बेटा। इसकी अबंडेंस कितना है? देखो 0.001%। ठीक है। अब एक और बनाते हैं 2He4। अब देखिए 2He4 क्या है? 99.99। तो हीलियम जो एटम होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको 2He4। यही अल्फा पार्टिकल है और यही रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। कौन सा स्टेबल हो गया हीलियम के आइसोटोप्स? 2He3 एंड 2He4। और मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? 2He4। देखिए 99.99%। ऐसे अब लिथियम का आइसोटोप भी देख सकते हैं। देखिए बेटा लिथियम का स्टेबल कौन सा है? 7। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो 3 प्रोटॉन इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आप एक और न्यूट्रॉन डाल दो। अब आप डाल दिया तो क्या हो गया आपका? 8 हो गया लिथियम का। और कैसा हो गया? लेकिन ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया, है ना। कितना परसेंट है? 0%। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और न्यूट्रॉन डालो, देखो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गया ये। इसका मतलब ये भी आइसोटोप पॉसिबल नहीं है। मास नंबर बढ़ गया, 9 हो गया। और एक और डालो, क्या हो जाएगा? दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल, कैन नॉट एग्जिस्ट, 0। तो ये इतने ज्यादा खतरनाक जो न्यूक्लियस हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। देखो स्टेबल कौन हो गया? स्टेबल हो गया 7 एंड
3 है ना, 3 एटॉमिक नंबर और 7 मास नंबर। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते जा रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो फट जाएगा। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और ये न्यूक्लियर फिशन को किया था ऑटो हन साहब ने। ऑटो हन साहब ने न्यूक्लियर बॉम्ब निकाला था बेटा, है ना? न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी की थी, वो तो बहुत पहले की थी, हिटलर के ज़माने में, ठीक है? तो उस टाइम पर सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब, वो इसी बेसिस पर हुआ था। देखो, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टेबल है, न्यूट्रॉन डालोगे तो अनस्टेबल, है ना? ऐसे ही आप बेरिलियम, बोरोन किसी का भी देखिए, बेरिलियम का आइसोटोप है, कितना है? 9 वाला स्टेबल है, ठीक है? आप एक और न्यूट्रॉन डाल दो तो ये देखो 10 अनस्टेबल हो गया। ये मिलता है बट ट्रेसेस में बहुत कम। 10 बेरिलियम के 2 आइसोटोप हो गए 9 और 10। 9 वाला स्टेबल है, 10 वाला बहुत कम है। अब देखो 11, 11 वाला मिलता ही नहीं है, 0 है ना बेटा? और जो इसका मास होता है वो एक आइसोटोप का मास नहीं होता है, वो कैसा होता है? एवरेज मास होता है। दोनों जो आइसोटोप हैं, 2 या 3 जो आइसोटोप हैं, उन सब का जो एक्सिस्टेंस है, जितना अमाउंट उनका प्रेजेंट होता है परसेंटेज में, उसका एवरेज मास जो निकलता है उसको बोलते हैं उसका एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, ऐसे हमें कार्बन के मिलेंगे। देखो कार्बन का मास होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। ये कितना परसेंट एग्जिस्ट है कार्बन? 98.93% एग्जिस्ट है। तो हम इसको बढ़ा देते हैं 13। 13 वाला भी स्टेबल आइसोटोप है, यानी कि 12 भी मिलता है कार्बन को, 13 भी मिलता है। मैं एक और न्यूट्रॉन बढ़ा देती हूँ किड्स, इट इज 14, 14 भी मिलता है, लेकिन ये कितने ट्रेसेस में मिलता है, यानी कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए, 12, 13 एंड 14, जिसमें से 12 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है ना? जो हमारे चारों तरफ कार्बन मिल रहा है। कोई भी चीज़ बर्न होती है तो क्या बनाती है? कार्बन, है ना? तो कार्बन ब्लैक, 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 चाहे नॉन लिविंग थिंग, चाहे लिविंग थिंग, किसको भी जला दो, नाखून जला दो तो भी कार ब्लैक बन जाएगा, कपड़ा जला दो तो भी ब्लैक बन जाएगा, ह्यूमन बॉडी जला दो तो भी ब्लैक हो जाएगा, बोन जला दो तो भी ब्लैक हो जाएगा। तो दुनिया में सब कुछ जलने के बाद कार्बन बन जाता है। सो कार्बन इज़ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट, है ना बेटा? तो इस तरीके से देखो, अब कार्बन के कितने आइसोटोप हो गए? 3 हो गए, 12, 13 और 14। मास नंबर चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। देखो, मैं एक न्यूट्रॉन हटा देती हूँ, 13 वाला स्टेबल हो गया। एक और हटाती हूँ, कितना परसेंट हो गया? न्यूट्रॉन 13 वाला 1.07%। मैं एक और हटाती हूँ किड्स, दिस इज़ नाउ 98.93%। तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो कार्बन 98.93, कार्बन 12 मिलता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना बेटा? ऐसी ऑक्सीजन देखो जो हमारे चारों तरफ मिलती है। ऑक्सीजन देखो 16 स्टेबल है। चलो मैं 17, 17 एक न्यूट्रॉन डाल देती हूँ। ये कितना है? मिलता है 17, कितना? 0.038%। चलो एक और न्यूट्रॉन डालते हैं, कितना हो गया? 18, ये भी मिलता है। देखो 16, 17, 18 0.025%। चलो 19 कर देते हैं न्यूट्रॉन, 0, यानी कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना बेटा? 16, 17, देखो बेटा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। जो ट्रेसेस में मिलता है, प्रोटियम जो है वो तो ट्रेसेस में मिलता है, मतलब वो ना के बराबर है, वो मिलेगा भी, वो तो डिसअपियर हो जाएगा। बस पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम मिलता नहीं है, ठीक है? क्या मिलता है? 2 ही मिलते हैं। एक तो वो है जो हमारे साथ रहता है हाइड्रोजन हर वक्त, जो पानी में होता है, पानी में, और जिसको हम पीते हैं अपनी बॉडी में पानी की फॉर्म में। तो वो रहा मेरा प्रोटियम, जिसका मास 1 होता है, ठीक है? और ये रहा मेरा ड्यूटेरियम, जिसका मास 2 होता है, जो कि सन में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बेटा? अब देखो नेचुरली किस तरीके से मिक्सचर होगा इसका, प्रकृति में किस तरीके से घुला हुआ होता है, चलो इसका देख लेते हैं। ये देखो प्रकृति में इतने सारे मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? प्रोटियम के, और एक नन्हा सा ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? ड्यूटेरियम का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रोटियम के ही होते हैं। ज्यादा अमाउंट जो चारों तरफ है वो पूरे के पूरे प्रोटियम की है, और केवल बहुत कम अमाउंट ड्यूटेरियम का है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, जब हम 6000 लीटर पानी को, 6000 लीटर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, तो उसमें से 1 लीटर जो बनता है वो हैवी वाटर में बनता है, जिसको हम D2O बोलते हैं, जिसमें जो प्रोटियम जो आइसोटोप होता है वो ड्यूटेरियम होता है हैवी वाटर में। और तब हम इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है। 6000 लीटर मतलब 5999 लीटर पानी होगा, उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा। जैसे ही इतना इलेक्ट्रोलाइज होगा तो रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि अब उसके अंदर H2 और O2 नहीं है, अब ड्यूटेरियम है ना बेटा?
तो ये हो गया। इसका भी फ़र्क पड़ता है मास का। जब हम मास को लेते हैं तो इसका भी रिएक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मास चेंज हो रहा है। एक आदमी का मास 100 केजी है, दूसरे का मास 200 केजी है, तो कौन तेज़ भागेगा? वो एक 100 केजी वाला। कौन फास्ट है? प्रोटियम की ड्यूटेरियम? प्रोटियम फास्ट है। तो जब हम रिएक्शन करेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें ड्यूटेरियम जो प्रोटियम है, पापा दोनों के एक ही हैं, हाइड्रोजन। लेकिन एक बच्चा मोटा है जिसका मास 200 केजी है, दूसरा बच्चा पतला है जिसका मास 100 केजी है। तो 200 वाला धीरे-धीरे भागेगा, 100 वाला तेज-तेज भागेगा और 100 वाला उस रिएक्शन को जल्दी कर देगा। तो रिएक्शन की रेट पर फ़र्क पड़ेगा। इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। इसका ये भी एक टॉपिक बनता है आगे क्लासेस के लिए। तो ये इसीलिए ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसको ध्यान से पढ़िए। तो कंक्लूड करते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और मास में डिफरेंस आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर। किसी माइकेलाल की हिम्मत नहीं है न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकाल देने की। प्रोटॉन तो सिर्फ कहीं से न आ सकता है न जा सकता है, और बस आना जाना किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का होता है ना? तो रदरफोर्ड साहब ने यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, और जो हार्ड मास होता है, और इसलिए क्या होता है कि इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर है। बट रदरफोर्ड भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किसने किया था फर्दर आगे चल के? नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें। तो अभी तक हमने पढ़ा आइसोटोप्स, और वो आपने देख लिया, और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। दैट्स इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय किड्स।